प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम देखते हैं वाक्य का निर्माण एवं संरचना। वाक्य निर्माण एवं संरचना यह हमारा नया बिंदु है, नया प्रकरण आज हम शुरू कर रहे हैं। क्रमशः जिस प्रकार से हमने पहली कक्षा में बताया था कि सबसे पहले हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ण पढ़ेंगे और उसके बाद आ रहे हैं वाक्य, जो आपके पाठ्यक्रम में है। निश्चित रूप से आप पाठ्यक्रम के अनुसार ही चलेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उसी सफलता को हासिल करने के लिए और हमारा स्कोर हाई करने के लिए ही हम एक रणनीति के तहत हम तीसरे पायदान में कदम रख चुके हैं और हमारा आज का तीसरा पायदान है वाक्य। वर्ण से ही वाक्य का निर्माण होगा और उसी श्रृंखला में उत्तरोत्तर आप कैसे सीखते जा रहे हैं। यदि आपने इससे पहले वाली कक्षा नहीं देखी है तो शायद आपको थोड़ी कठिनता हो सकती है। आप पुनः उसको देख लें और अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद में आगे वाला बिंदु उसी से जुड़ा हुआ है। आज हम देखेंगे वाक्य, अंग्रेजी में जिसे सेंटेंस कहते हैं। निश्चित रूप से परीक्षा में यह भी सवाल आ सकता है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के प्रकार कौन कौन से हैं, या वाक्य के कितने कुल भेद हैं। अनेक सवाल सीधे आपको एमसीक्यू के आधार पर पूछे जाएंगे। तो आज हम उसी प्रकरण को एकदम क्लियर करने वाले हैं, वाक्य निर्माण एवं संरचना। और क्योंकि ये बड़ा थोड़ा बिंदु हो रहा है, इसलिए हमने इसको दो कक्षाओं में विभाजित किया है। आज की ये प्राथमिक कक्षा है और दूसरी अंतिम द्वितीय कक्षा हो जाएगी आपकी। तो आज की कक्षा में ध्यान से देखें, जो मैं बता रहा हूं उसे समझने का प्रयास करें और कोशिश रहें कि इस वीडियो को देखते हुए आप तैयार कर लें इसे। सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा, कि जान लें वाक्य कहते किसे हैं। शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है वाक्य कहलाता है। सीधी, सपाट और सरल परिभाषा है, लेकिन महत्वपूर्ण शब्द है इसमें व्यवस्थित। क्या शब्दों के समूह को हम वाक्य कहेंगे? तो हमारा उत्तर होगा नहीं। यदि उसमें व्यवस्थित शब्द नहीं है तो हमारी परिभाषा भी पूरी तरह से गलत है। सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है व्यवस्थित। तो वह शब्दों का समूह है या शब्दों का वह रूप जिसमें पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती हो। तो इसका मतलब दो बातें मुख्य रूप से इसमें आ जाती हैं। एक तो शब्द तो हो, व्यवस्थित हो, दूसरा शब्द व्यवस्थित होने के साथ में अर्थ भी प्रकट कर रहे हो, निश्चित रूप से अर्थ की प्रतीति करा रहा हो और हम जो कह रहे हैं वह बात संप्रेषित भी हो रही हो, उसी का नाम है वाक्य। देखिए कैसे, एक उदाहरण से समझते हैं। बाजार, सीता, है, जाति और पूर्ण विराम। इसमें एक शब्द ये है, दूसरा ये, तीन ये और चार ये और पांचवा चिन्ह है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें व्यवस्था की और व्यवस्थित की, तो ये इसका अभाव है और इसका अभाव है तो निश्चित रूप से अर्थ का भी अभाव होगा। तो पूरी बात इस पर निर्भर है। बाजार, सीता, है, जाति, ना तो हम अपनी बात को स्पष्ट कह पा रहे हैं और ना हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं जो हम इसके माध्यम से कहना चाहते हैं। इसका मतलब है वाक्य में शब्द ही महत्वपूर्ण नहीं है, शब्दों को सुव्यवस्थित और व्यवस्थित क्रम में रखना भी आवश्यक है। और सही वाक्य क्या बन जाएगा? सीता, बाजार, जाति, है। सीता, बाजार, जाति है। इसके लिए हम कहेंगे ये बिल्कुल सही है, इसके लिए कहेंगे ये गलत है। आप देखेंगे कि वही शब्द लिखे हैं जो ऊपर वाले वाक्य में लिखे हैं, फिर एक को गलत ठहराया गया और दूसरे को सही। वाक्य के इस प्रकरण में हम इसी बात का अध्ययन करते हैं कि वाक्य को सुव्यवस्थित क्रम में ही लिखा जाए, तभी वह अर्थ देगा और तभी उसका औचित्य सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं।
और देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, संज्ञा, कर्ता जो भी है संज्ञा आई। उसके बाद में क्या आया, कर्म, और उसके बाद क्या आई, क्रिया। यानी कि इस क्रम में अगर हमने इसको लिखा है तो हमारा वाक्य का निर्माण सही हो गया है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि इस प्रकार से उदाहरण कोई दे दें और आपसे कहा जाए कि इसको व्यवस्थित क्रम में बताइए और किस प्रकार से दिया हुआ आएगा, ये देख लीजिए। महात्मा सत्य पुजारी, आगे इधर लिख देता हूं, अहिंसा और थे। ये लीजिए, अव्यवस्थित क्रम में आपको दे दिया गया और आपको कहा जाएगा विकल्प में देख करके कि सही वाक्य का चयन कीजिए, सही व्यवस्थित वाक्य कौन सा है। तो निश्चित रूप से आप उसी नियम का ध्यान में रखें और एक बार पढ़कर देख लें, आपको खुद को ही लगेगा कि यह वाक्य सही नहीं है, तो आप उसको चिन्हित नहीं करें। और देखिए क्या, महात्मा, उसके बाद गांधी आएगा, जो शायद मैंने नहीं लिखा है, तो यहां लिख देते हैं गांधी। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। एक वाक्य, एक शब्द और छूट गया है हमारा, के। बिल्कुल पूरे दिए भी आएंगे, लेकिन आपको केवल व्यवस्थित करना है। ये लीजिए, ये हमारा एक सही, सटीक और परिभाषा के अनुसार वाक्य बन गया है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अगर एक को उल्टा रखें, थोड़ा सा आगे पीछे करें, तो वाक्य डगमग हो जाएगा और सही अर्थ नहीं देगा और वो सही नहीं कहलाएगा। जैसे महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और के पुजारी थे, तो गलत हो जाएगा। और का प्रयोग कहां होगा, जोड़ने के लिए होगा, ये पता हो। नाम जो संज्ञा है वो पूरा एक साथ आएगा, ये भी पता हो। और अंत में जो क्रिया है या उसके विशेषण है वो सबके लास्ट में आएंगे। इस प्रकार से भी हमें व्यवस्थित करना है। तो परिभाषा के अनुसार उदाहरण भी देखे हमने। परिभाषा देख लीजिए, शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती हो वाक्य कहलाता है। इस परिभाषा को आप अपने दिमाग में छाप लें और याद रख लें कि किस प्रकार से वाक्य होते हैं। ये नहीं कहें कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, नहीं, गलत हो जाएगी। व्यवस्थित रूप को, वो जो अर्थ की सही प्रतीति कराता हो, उसको वाक्य कहते हैं। ये पहली बात क्लियर हो गई है। दूसरी देखिए, वाक्य के तत्व। परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है वाक्य में कौन कौन से तत्व होते हैं, या फिर विकल्प देकर के आपसे कहा जाएगा कि वाक्य का कौन सा तत्व है या नहीं है। तो आपको इतना थोड़ा सा याद रखना है, वाक्य के तत्व कौन कौन से होते हैं। तत्व का मतलब भी है गुण, उसके कौन कौन से गुण होते हैं, कौन सी विशेषता होती है वाक्य के अंदर, जो अनिवार्यतः होनी ही चाहिए। उसके अभाव में वाक्य नहीं कहलाएगा या फिर वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट प्रकट नहीं करने वाला है। और देखिए, मुख्य रूप से 6 तत्व होते हैं वाक्य में। नंबर 1 सार्थकता, 2 पद क्रम, योग्यता, जिज्ञासा, समीपता और अन्वय। ये 6 मुख्य रूप से तत्व हैं या गुण हैं। कई बार गुण भी लिख देते हैं कि वाक्य का गुण इनमें से कौन सा नहीं है, और 3 तो विकल्प में होंगे, एक अलग से ले जाएगा इनके अलावा,
तो आपको इनको याद रख लेना है ताकि आप समझ सकें कि वाक्य में ये गुण होते हैं। इनको एक बार समझते हुए याद करते हैं। सार्थकता। आप कल्पना कीजिए, यदि किसी वाक्य में किसी बात को सिद्ध करने की सार्थकता ही नहीं हो, ताकत ही नहीं हो, क्षमता ही नहीं हो, तो क्या वो वाक्य कहलाएगा या वो सही वाक्य है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए प्रत्येक वाक्य की अनिवार्य शर्त है कि उसमें सार्थकता होनी चाहिए। वो वाक्य जिस उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए वह उद्देश्य उसमें निहित होना ही चाहिए। यानी उद्देश्य के पूर्ति का निहित गुण और उसकी सार्थकता वाक्य में होनी चाहिए। अब इतनी बात समझ लीजिए कि आपसे किसी ने कुछ पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, और आप ये कहना चाहते हैं कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, और इस बात को आपने सही नहीं कहा, तो अगर सार्थकता उसमें नहीं है तो समझने वाला कुछ अलग भी समझ सकता है कि मैं वहां जा रहा हूं। अब ये तो पूर्ण वाक्य नहीं है, ये इसमें सार्थकता नहीं आई है। आप जो कह रहे थे कि मैं विद्यालय जाना चाहता हूं या विद्यालय जा रहा हूं, क्या वो बात समझ पाया? नहीं समझ पाया। तो इसलिए ये तत्व है, वाक्य ऐसा होना चाहिए कि उसके अर्थ की सार्थकता हो और सामने वाला या समझने वाला या संप्रेषण में उसकी उपयोगिता हो। इसलिए सार्थकता का गुण अनिवार्य रूप से वाक्य के अंदर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी देखिए, पदक्रम। अभी उदाहरण देकर ही बताया था, वही बात आ गई है कि वाक्य का एक निश्चित पदक्रम होता है, उसी निश्चित पदक्रम में वाक्य होना चाहिए। ऐसे नहीं, हां मैं जा रहा हूं विद्यालय, गलत। ये व्याकरण के आधार पर भी गलत है और आपका भाषा संप्रेषण भी गलत है। तो आप इस प्रकार से नहीं कहें, वाक्य को अपने निश्चित क्रम में ही शब्दों को रख करके निर्माण करें और बोलें। इसलिए पदक्रम महती आवश्यकता है। दो बातें। तीसरी, योग्यता। योग्यता का मतलब है क्षमता, यानी वाक्य में वह योग्यता, वह क्षमता होनी चाहिए कि निश्चित रूप से आपके उद्देश्य की पूर्ति कर दें। मान लीजिए कि कोई वाक्य ऐसा था कि आपको करुणा का भाव दिलाना है, तो शब्दों का चयन कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि निश्चित रूप से करुणा का भाव पाठकों तक पहुंच जाए, प्रभावित हो जाए। तो ऐसी योग्यता भी उसमें होनी चाहिए। तीसरी है जिज्ञासा। निश्चित रूप से जिज्ञासा का भाव भी वाक्य में होना चाहिए। अब जिज्ञासा का मतलब है कि वाक्य को जान करके निश्चित रूप से सामने वाला सुन करके उसको कल्पना करें और उस अर्थ तक पहुंच जाएं। ऐसा भाव वाक्य में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल भी उसको सुना अनसुना कर दें या ये कहें कि मेरे समझ में नहीं आया है। एक जिज्ञासापूर्ण वाक्य होना ही चाहिए, उसमें निश्चित रूप से उद्देश्य की पूर्ति होनी ही चाहिए। और 5 नंबर पर है समीपता। आप जो बात कहना चाहते हैं वही बात उस वाक्य में होनी चाहिए। जितना अधिक हो सके उतना अधिक समीपता का अर्थ प्रकट करनी चाहिए। यहां समीपता का मतलब ये नहीं है वाक्य शब्दों को पास पास रखना है, नहीं। यानी कि आप जो बात कहना चाहते थे वो उन शब्दों के द्वारा सामने वाले के पास पहुंच जानी चाहिए। ठीक ठीक सा अर्थ वो लगाना चाहिए, कहीं द्वि अर्थ या और कोई अर्थ वो कल्पित नहीं कर लें। जितना अधिक हो सके कि वो सटीक उसी उद्देश्य तक, उसी अर्थ तक पहुंचे। इसलिए समीपता की आवश्यकता है। और अंत में है अन्वय। अन्वय का मतलब है एक निश्चित क्रम आपस में जुड़ा हुआ हो। जैसे वाक्य में संज्ञा होगी, क्रिया होगी, लिंग होगा, वचन होगा, तो ये अन्वय निश्चित रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं राम पढ़ता है, राम पढ़ती है और हमने ये कह दिया, तो ये गलत हो गया ना, अन्वय नहीं हुआ ना। राम एक पुल्लिंग है और पुल्लिंग के साथ ये क्रिया भी पुल्लिंग ही आएगी, इसलिए क्या आएगा? पढ़ता। और अगर इसकी जगह अब नाम आ गया सीता, तब ये भी बदलेगा, क्या? पढ़ती। तो इसका मतलब है एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, अन्वय हैं, इनका संबंध आपस में है। ये भी वाक्य में ध्यान रखना है, वाक्य का अनिवार्य तत्व है। याद रह जाएंगे 6 बातें मुख्य रूप से। पुनः एक बार देख लीजिए
और इनको कोशिश कीजिए कि यहीं पर आपकी समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए। सार्थकता, निश्चित रूप से प्रत्येक वाक्य एक सार्थक वाक्य होना ही चाहिए। पदक्रम, निश्चित पदक्रम होता है, उस पदक्रम के आधार पर हो। योग्यता, वाक्य में वह शक्ति होनी चाहिए कि आपके उद्देश्य की पूर्ति कर सके, आपके कथन को पुष्ट कर सके, आपकी बात को सिद्ध कर सके। जिज्ञासा, वाक्य में वो पूर्ति करने की क्षमता भी होनी चाहिए और वह जिज्ञासा भी होनी चाहिए कि सुनने वाला ध्यान से सुने और समझे उसको। समीपता, आप जो बात कहना चाहते हैं वो ठीक ठीक शब्दों में सामने वाले के संप्रेषण में पहुंच जाए, कि वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, ज्यादा सोचना विचारना भी नहीं पड़े। आप जो कहना चाहते हैं उसका सटीक शब्दों का चयन करके उसी अर्थ तक वो बात पहुंच जाए। और अन्वय, जो अंत में था कि एक दूसरे शब्द आपस में जुड़े भी हों, क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि का भी हमें ध्यान रखें। ये क्लियर है? इसको आप अच्छी तरह याद रखेंगे। दो बातें इस स्लाइड में हो गई है। एक, परिभाषा, शब्दों के व्यवस्थित रूप को जो पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराता हो उसे वाक्य कहेंगे। वाक्य के तत्व 6 हैं और वो इस प्रकार से हैं। आगे देखिए, ये लीजिए। दूसरा सवाल बनता है, वाक्य के अंग कितने हैं? अंग, पार्ट, भाग, कितने भाग हैं वाक्य के? तो ज्यादा नहीं सोचना है, केवल 2 भाग हैं। वाक्य के केवल 2 ही भाग होते हैं और उसको उसी क्रम में याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, लगता ऐसे है कि उद्देश्य बाद में आएगा, नहीं, उद्देश्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे पहले रखें। यह याद करने का तरीका है। आप क्या याद रखेंगे? उद्देश्य और विधेय। फिर मैं बताऊंगा कि क्या पूछा जाएगा और आप सही बताएंगे। पूछा यही जाता है कि वाक्य में 2 टुकड़े हो जाते हैं और पूछा जाता है, जैसे कर्ता आदि दिया हुआ है, किसी का नाम दिया हुआ है या और कुछ संबोधन है, सर्वनाम है, और आपसे कहा जाएगा ये उद्देश्य है या विधेय है, तो आप सोचेंगे ये तो कर्ता है। और जब क्योंकि 2 में से ही पूछा है तो आप फिर उद्देश्य पर कम आएंगे। उद्देश्य समझते हैं कि परिणाम, लक्ष्य, नहीं, बिल्कुल गलत। उद्देश्य का मतलब यह करता है, कार्य की परिणति करने वाला है, कार्य को अंजाम जो दे रहा है वह उद्देश्य है। इसे आप किस प्रकार से याद रखें? जो मैंने अभी पहले बताया है, उद्देश्य विधेय। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, और उद्देश्य आपने पहले बोला इसलिए पहला उद्देश्य होगा। और देख लीजिए यही लिखा है, वाक्य के अंग 2 हैं, एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। और देखिए, सोहन पढ़ता है, सोहन पढ़ता है, पूर्ण वाक्य है मान लीजिए, ठीक है। इसी में पहचान करवा ली है उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है। सोहन उद्देश्य, पढ़ता है विधेय। चाहो तो आप इसको लिख लें, उद्देश्य, पढ़ता है विधेय। मैंने फिर कहा और बार बार कह रहा हूं कि आपको लगेगा ऐसे जैसे उद्देश्य उसका पढ़ रहा है, पढ़ रहा तो उसका उद्देश्य होना चाहिए, नहीं, विधेय। उद्देश्य क्या है? सोहन, जो नाम दिया हुआ है, जो करता है, कार्य को जो कर रहा है वह उद्देश्य है। मैं समझ रहा हूं, ये बात याद रख लेंगे, छोटी सी बात है। और इसमें से बन रहा है क्वेश्चन, क्या वाक्य के अंग कितने हैं? 2, सीधा उत्तर है। कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे उद्देश्य विधेय। बोलने में सदैव उद्देश्य को पहले बोले। 2 हैं, कौन कौन से हैं? नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। हाथों हाथ याद करते जाए। आगे देखिए, वाक्य का वर्गीकरण। शायद यह सवाल ही पूर्ण नहीं है। अगर ऐसा कहा जाए ना, वाक्य का वर्गीकरण कितने प्रकार से, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। यह पूछा जाए कि वाक्य के वर्गीकरण को बताइए, अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि वाक्य का वर्गीकरण ही 2 प्रकार से होता है। पहला सवाल ही यह है कि वर्गीकरण, आप पूछेंगे उनसे किस आधार पर, रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर, तो दोनों अलग अलग है। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार 3 है, सरल, मिश्र और संयुक्त। और आपसे यह पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार हैं, अलग हैं।
तो एक सवाल तो यही है वर्गीकरण, कि किस आधार पर, रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर। दोनों हम लेके आए हैं आपके लिए वर्गीकरण। दो आधार पर करते हैं, रचना के आधार पर वर्गीकरण, यानी वाक्य रचना करते हैं उसके आधार पर वाक्य का प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार, और निश्चित रूप से रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर प्रकार हैं 8। मैं कोई ऐसी विषय वस्तु नहीं पढ़ा रहा कि आप पहली बार जान रहे हैं, नहीं, किसी न किसी रूप में और किसी न किसी कक्षा में या कहीं ना कहीं आपने ये बातें सुनी जरूर है। बस आवश्यकता है उनको व्यवस्थित करके स्थापित करने की। और अगर इस ध्यान से आप पढ़ रहे हैं कि हां मुझे ये याद करना है क्योंकि मुझे इसकी परीक्षा देनी है, छप जाएंगे दिमाग में। दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पुनरावृत्ति की भी आवश्यकता नहीं है, एक बार समझ करके पढ़ लें, बस इतना। तो रचना के आधार पर वाक्य 3, अर्थ के आधार पर वाक्य 8। अब देखते हैं एक एक का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर 3 प्रकार, जैसा कि हमने बताया, और कई बार परीक्षा में नाम पूछ लेते हैं, इसी क्रम में नाम याद रखें। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, तीनों के नाम आपने खूब सुने होंगे। एक का नाम है सरल वाक्य, एक का नाम है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, और तीसरे का नाम है संयुक्त वाक्य, संयुक्त। इस क्रम में याद रखेंगे ताकि कभी उल्टा पुल्टा नहीं करोगे, सही याद रखोगे। परीक्षा में जो पूछा गया प्रश्न को समझेंगे क्या पूछ रहा है और सटीक उत्तर दे देंगे। विकल्प उत्तर हमारे सामने होगा, 3 में से एक को चुनना है। तो पहले हम देख रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। आपका उत्तर होगा रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण वाक्य, नंबर 2 मिश्र या मिश्रित वाक्य, नंबर 3 संयुक्त वाक्य। क्लियर? अब देख लीजिए सरल वाक्य किसे कहते हैं। निश्चित रूप से जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय हो। अभी बताया था ना उद्देश्य विधेय, जैसे उदाहरण भी देता, सोन पढ़ता है, कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है। जरूरी नहीं इतना छोटा ही आए, बड़ा भी आ जाए। राम रोजाना विद्यालय जाता है, तो आपको लगेगा रोजाना भी आ रहा है, विद्यालय भी आ रहा है, जाता भी है, राम भी आ रहा है। नहीं, तो कौन सी खास बात हो गई? उद्देश्य 2 नहीं हुए, विधेय 2 नहीं हुए, वाक्य तो एक ही है। तो प्रधान वाक्य एक है, इसलिए इसको सरल वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक तो प्रधान उपवाक्य होता है, लेकिन दूसरा उसी पर आश्रित उपवाक्य होता है। कैसे? प्रधान वाक्य, प्रधान का मतलब है मुख्य, प्रधान वाक्य एक, कितने? एक। ये इसकी परिभाषा और समझने के लिए है हमारे। सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य, ये लीजिए प्रधान वाक्य, वाक्य तो ये पूरा ही बता रहे हैं इसलिए उपवाक्य लिख रहा हूं मैं। प्रधान उपवाक्य कितने होंगे? एक। लेकिन प्लस और महत्वपूर्ण बात है इसमें कि आश्रित उपवाक्य भी होगा, उस पर आधारित आश्रित उपवाक्य भी एक होगा। तो हम क्या कहेंगे? मिश्रित, मिश्र। या आप इतना समझ लीजिए, याद रखने का तरीका है, मिश्रण का मतलब भी मिला जुला होता है, और इसमें ऐसा ही है, मिला रहता है। समझ रहे हो ना किस प्रकार से होता है? उदाहरण से देखिए, आप ज्यादा समझ में आ जाएगा। राधा, राधा मोहन की बहन है। राधा मोहन की बहन है, अल्पविराम लगा दिया और आगे लिखा हमने जो जयपुर में रहती है, जो जयपुर में रहती है। दिखाई तो दे रहा है ना आपको? थोड़ा और रंग चेंज करें तो ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। हाँ, ये दिख जाएगा। और देखिए, राधा मोहन की बहन है जो जयपुर में रहती है। ये मिश्र वाक्य है।
कहने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए होंगे। कैसे? जैसा कि हमने बताया था, एक प्रधान उपवाक्य होगा, ठीक है। राधा मोहन की बहन है, क्या अपने आप में वाक्य पूरा नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? पूरा वाक्य है। एक वाक्य के जो आवश्यक गुण तत्व होते हैं ना, वो सारे आ गए। लेकिन आगे क्या कह रहा है? जो जयपुर में रहती है, ये उपवाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य है। जो जयपुर में रहती है। अब सवाल ये उठता है कि कौन? जो कौन? तो हम इसका उत्तर जानने के लिए, इस कौन का जवाब जानने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाले में जाएंगे, यानी कि ये इस पर आश्रित हो गया। तो हम जानेंगे राधा। जयपुर कौन रहती है? राधा। राधा कौन है? मोहन की बहन है। इसलिए ये उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य है, आश्रित और मिश्रित है ये, इसलिए इसका नाम भी क्या है? मिश्र वाक्य। इसलिए इसको कहते हैं मिश्र वाक्य। साधारण तो अपने आप में साधारण था, ये मिश्र वाक्य है। और तीसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त निश्चित रूप से दो वाक्य होंगे, दो प्रधान वाक्य आपस में तथा, और, किंतु आदि शब्दों से जोड़ करके बनाए जाएंगे। अलग अलग होंगे। मोहन पढ़ रहा है और सोहन खेल रहा है, तो अलग पहचान है, इसको तो अलग ही आप रख लोगे, समझ जाओगे कि ये तो निश्चित रूप से संयुक्त वाक्य है। हालांकि इनको हम आगे और पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, अनेक उदाहरणों से पढ़ेंगे। परीक्षा में कई बार ये भी होता है, साधारण वाक्य दे दिया और कह दिया इसी का मिश्र वाक्य बनाओ, तो वो भी हम जानेंगे कि साधारण वाक्य से ही मिश्र वाक्य कैसे बनाएं। और कई बार ये भी होता है कि हमें मिश्र वाक्य दे दिया और आपसे कहा जाएगा इसका संयुक्त वाक्य बनाइए। अर्थ वही होना चाहिए, बात वही आनी चाहिए, तो वो भी हम देखेंगे। आजकल परीक्षा में तो यही ज्यादा पूछने लग गए हैं, या आगे हम देखेंगे। फिलहाल आज की कक्षा में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार तीन हैं: साधारण, सरल, मिश्र, मिश्रित और संयुक्त। वाक्य के तीन प्रकार हैं। आगे देखिए, ये लीजिए दूसरा, अर्थ के आधार पर, क्योंकि हमने वाक्य का वर्गीकरण ही दो आधार पर किया था, एक रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर नामोल्लेख हम कर चुके हैं, अब आता है अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर जैसा कि मैंने बताया था 8 प्रकार हैं। कितने? 8। कई बार ये संख्या ही पूछ लेते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आप ज्यादा सोच विचार में नहीं जाएं, संख्या पूछिए, संख्या बता दें। कितने? 8। याद रखें, अर्थ के आधार पर 3, उसके रचना के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 8। 8 के नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, और गहराई में उतरना हो तो आपको यह भी याद रखना है। कौन कौन से हैं? विधिवाचक नंबर 1, नंबर 2 निषेधवाचक, नंबर 3 आज्ञावाचक, नंबर 4 विस्मयवाचक, नंबर 5 संदेहवाचक, 6 इच्छावाचक, 7 संकेतवाचक और 8 अंतिम प्रश्नवाचक। यही है, जैसे अंग्रेजी में भी होते हैं, इनके अलग अलग नाम, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव आदि। वही हिंदी में है, शब्दों की इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाए। विधिवाचक का मतलब है साधारण है, सरल नहीं कहूंगा, साधारण कहूंगा। साधारण, साधारण वाक्य। जैसे कोई भी उदाहरण देख लें, वह फुटबॉल खेलता है, किस प्रकार का वाक्य है? विधिवाचक है। जैसे वह रसोई में खाना पकाती है, विधिवाचक है, साधारण वाक्य है, इतना याद रखें। निषेधात्मक, नाम ही निषेध है, निषेध का मतलब है नकारात्मक, मना करने वाला, और उसी को बनाना है तो देख लो, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, निषेधात्मक हो गया। वह रसोई में खाना नहीं पकाती है, ये लीजिए निषेधात्मक हो गया। और उदाहरण दे देंगे, यानी ना, नहीं और निषेध का बोध होगा तो निषेधात्मक हो गया। हुआ ना अर्थ के आधार पर। हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार देख रहे हैं, एक तो साधारण हो गया,
एक मना करने वाला हो गया तो निषेधात्मक। कई बार उदाहरण देकर पूछ लेते हैं ये किस प्रकार का वाक्य है और विकल्प है आपके सामने ये, तो आप क्या पहचान नहीं कर पाएंगे। अगर मना करने वाला तो आप सीधे कहेंगे निषेध। कहते हैं ना धूम्रपान यहां निषेध है, मना है, तो मना करने वाला वाक्य निषेध। आज्ञा, आज्ञा देने वाला, आप शीघ्रता से वहां जाइए, आज्ञा हो गई। आप मेरे लिए पानी लेके आइए, ये लो आज्ञा हो गई, आज्ञावाचक। आपको सदैव सत्य बोलना चाहिए, आज्ञा हो गई ना, सही बोलना है आपको, आज्ञा, तो आज्ञावाचक हो गई। वो अलग से दिख जाएगा आपको, अर्थ देख लोगे उसका। विस्मय, अरे आहे आदि शब्दों का संबोधन हो, शब्द का प्रयोग हो, विस्मय बोधक चिन्ह तो आप जानते ही हैं। जैसे आहे बहुत अच्छा है, कैसा है, विस्मय, आश्चर्य में डालने वाला। अरे तुम आ गए, विस्मय। अरे आप पास हो गए, विस्मय। तो इस प्रकार से विस्मय यानी आश्चर्य किस प्रकार से करें, विस्मय बोधक या विस्मय वाचक वाक्य कहलाते हैं। हम अर्थ के आधार पर वर्गीकरण देख रहे हैं। संदेह है, नाम ही है और वैसा नाम है वैसा ही वाक्य होगा, संदेह करने वाला। आप वहां जाएंगे या नहीं, यह भी संदेह है, नहीं का प्रयोग है फिर भी। या फिर ऐसे कहें शायद वो आज आ सकते हैं, संदेह है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, शायद। आज वर्षा होगी शायद, ये लीजिए, संदेह हो रहा है तो संदेहवाचक। इच्छावाचक, आगे देखिए, इच्छावाचक, इच्छा करने वाला। मैं खाना खाऊंगा, मैं सो रहा हूं या मैं सोने जाऊंगा, अब मैं पढ़ूंगा आदि, इच्छावाचक हो गए। संकेत, संकेत देने वाले, किसी संकेत के माध्यम से बताने वाले, कि जैसे मान लीजिए व्यंजना शब्द शक्ति में हम इसका अधिक अध्ययन करते हैं, सीधी बात नहीं कह करके संकेत के आधार पर कही जाए, हमें थोड़ी कठिनता होगी लेकिन हम उस तक पहुंच जाएंगे। अरे 4 बज गए, तो 4 बजने का मतलब यहां संकेत है। रजनीगंधा खिल गई है, रात हो गई है, मध्य रात्रि हो गई है, संकेत। घंटी बज गई है यानी छुट्टी होने वाली है आदि, संकेत अनेक भावों में आता है। और आखिरी में प्रश्नवाचक, आप कितने घंटे पढ़ते हो, ये लो सवाल पूछ लिया आपसे, इसलिए ये प्रश्नवाचक हो गया। कौन आ रहा है, ये लो इसी प्रकार का वाक्य हो गया। और इनको विस्तार से हम प्रकरण में आगे उदाहरण देकर के और समझ लेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, एक बात तो ये याद रखें और इनका नाम याद रखें। अगर मौखिक भी याद नहीं रहे तो कम से कम इतना याद रखें कि इस प्रकार का भी वाक्य होता है। विधि, निषेध, आज्ञा, विस्मय, संदेह, इच्छा, संकेत और प्रश्न। आगे तो सबके वाचक लगा हुआ है। ये 8 है, कितने, 8। अर्थ के आधार पर, ये जरूर याद रखें। कहीं पूछा जाए रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए और आपको एक ही याद था, 3 तुरंत कह दिया 3 प्रकार होते हैं, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कहें। 8 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। और आगे देखिए, उपवाक्य, चलो ये भी महत्वपूर्ण आ गया। उपवाक्य, क्या बात है, उपवाक्य। कुछ फंक्शन चला, दोबारा से देखते हैं। नहीं चल रहा, कलम दोबारा लेते हैं, ये ले ली, बिल्कुल ये लीजिए। उपवाक्य, वाक्य तो हमने देख लिए, वाक्य की परिभाषा देख ली, वाक्य का वर्गीकरण देख लिया, वाक्य के वर्गीकरण को अलग अलग प्रकार से रचना और अर्थ के आधार पर देख लिया, ठीक है, नामकरण भी देख लिया और संख्या भी देख ली। अब आगे देख रहे हैं उपवाक्य।
कई बार परीक्षा में यह भी पूछ लेते हैं, अगर वाक्य को जानते हो तो उपवाक्य को भी जानना पड़ेगा। और देखिए क्या है, परिभाषा क्या है, जिससे क्रिया सहित पद से या जिन क्रिया सहित पदों से आंशिक भाव प्रकट होता हो उसे उपवाक्य कहते हैं। जैसे वह तो गया, वह तो गया, उपवाक्य तो कहेंगे, वह तो गया, यानी आंशिक भाव प्रकट हो रहा है शब्द का, अर्थ का, लेकिन पूरा नहीं, लेकिन क्रिया वगैरह भी है, इसमें क्रिया जरूर होती है, तो उसको हम कहेंगे उपवाक्य। पूर्ण वाक्य तो वाक्य होता ही है, उपवाक्य उसको कहेंगे जो संक्षिप्त होते हैं, क्रिया जरूर हो उसमें और कुछ हो या नहीं हो और संक्षिप्त हो तो उपवाक्य कहेंगे उसे। इतना समझ लीजिए। और आगे देखिए, उपवाक्य के भेद कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लेते हैं, वाक्य के भेद तो पूछते हैं, उपवाक्य के भी पूछ लेते हैं। तो निश्चित रूप से उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। हमने वाक्य के प्रकार के संदर्भ में इनका अध्ययन कर लिया है। प्रधान उपवाक्य वही वाक्य, पूरा वाक्य ही होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि राधा मोहन की बहन है, किस प्रकार का वाक्य है, प्रधान। और उसके आगे जो लिखा था, जो जयपुर में रहती है, आश्रित उपवाक्य तो वह भी है लेकिन वो आश्रित है, तो उसको आश्रित कहेंगे। तो वाक्य को दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार के उपवाक्य होते हैं, ये याद रखें। कौन कौन से, प्रधान और आश्रित, एक मुख्य और एक उस पर आधारित। इन्हीं को आगे हम पढ़ेंगे, आगे वाले प्रकरण में जब वाक्य के भेद पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे इनको। ये लीजिए, हर बार की तरह कक्षा के अंत में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, ताकि आप अपना परीक्षण और जांच साथ साथ चलाते रहें। अंत में मैं आपको अलग से पीडीएफ तो दूंगा ही दूंगा और अलग से आपको प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे और सब चीजें एकदम क्लियर की जाएगी, लेकिन साथ साथ कि अभी अभी पढ़ा तो अभी अभी पूछ लेते हैं। देखिए आपको कितना याद है, कितना आप समझ पाए हैं, अपना खुद की जांच कर लीजिए आप। और देखिए पहला सवाल, वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, आपके लिए है, थोड़ा सा सोचिए विचारिए। पहला सवाल है, वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। मैंने कहा था ना, पहले समझो पूछा क्या गया है, फिर उत्तर देखो, उससे पहले नहीं देखना। ऐसा लगेगा विकल्प तो सारे ऐसे आते हैं जो पढ़े हुए हैं, लेकिन इसके संदर्भ में सही उत्तर क्या होगा, ये बहुत जरूरी है। और क्या पूछा, वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, निश्चित रूप से दो आधार पर, एक रचना और दूसरा अर्थ। अब देखो दो विकल्प में उत्तर है क्या, इधर है 5, इधर है 4, इधर है 3, इधर 2, बिल्कुल ये हमारा उत्तर हो गया, एक नंबर उत्तर हो गया 2, विकल्प में है। और हमें यह भी पता है कि वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, 2। यह भी पूछ सकता है कौन कौन से, तो आप नाम बता देंगे, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। क्लियर। दूसरा देखिए, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। अभी अभी पढ़ा है हमने और जान चुके हैं, आपको बताना है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, ये लीजिए, और एक ही विधेय, ये हम बता चुके हैं उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, और एक ही हो तब वो कौन सा वाक्य कहलाएगा। एकल वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, कौन सा वाक्य। तो पहली बात तो इसको तो आप हटा ही दो, इसको तो क्रॉस कर दो, ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वाक्य का प्रकार ही नहीं है। ये 3 ही तो प्रकार है, सरल, मिश्र और संयुक्त। तो एक ही उद्देश्य, एक ही विधेयक, सीधा सा उत्तर हो गया, बिल्कुल सही, सरल वाक्य है। यह सरल वाक्य है, क्योंकि मिश्र वाक्य में हमें पता है एक उद्देश्य होता है और विधेयक 2 भी हो सकते हैं, तो अलग आश्रित उपवाक्य होता है उस पर, इसलिए इसमें 2 अलग अलग होते हैं, 2 उद्देश्य 2 विधेयक, तो ये नहीं हो सकता। केवल विकल्प 2 उत्तर आएगा, सरल वाक्य, यह आपका सही उत्तर है। नंबर 3, वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है, जो सबसे पहले पढ़ा था वही पूछ लिया। वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है, इसका मतलब है 3 तो इसमें गुण हैं, एक
विकल्प ऐसा है जो वाक्य का गुण नहीं है, उसी को छांटना है। पहले हमने प्रश्न को समझा है, अब देखेंगे। लयबद्धता, सार्थकता, क्रमबद्धता, जिज्ञासा। तो हम देखेंगे ये तो था, ये भी था, ये भी था। लयबद्धता नहीं था। 8 गुण थे, 6 गुण थे, 6 में से लयबद्धता नहीं थी। वाक्य का ये गुण नहीं है कि वाक्य में लय हो, ये जरूरी नहीं है, ये छंद के लिए आवश्यक होता है, यहां आवश्यक नहीं है, छंद की आवश्यकता नहीं है। और यही उत्तर आ गया। नकारात्मक उत्तर आएगा, नहीं है, पूछा गया नहीं है। जल्दबाजी में देखेंगे कि सम्मिलित कौन सा गुण है, और यह पहली नजर इससे भी पर गई और हमने इसको टिक कर दिया, गलत हो गया। ये पूछा है कौन सा गुण नहीं है, इसका मतलब आप समझो पहले, इसमें 3 तो होंगे, एक विकल्प नहीं होगा, उसी का चयन करना है। कौन सा है? लयबद्धता नहीं है, इसलिए उत्तर होगा 1। आगे देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? बहुत बार बोला मैंने, इस कक्षा में 8 से 10 बार बोल दिया, 8 बार बोल दिया है, इसलिए उत्तर भी 8 ही होगा। क्या अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 है क्या? ये रहा, और यही उत्तर हो गया। 8 प्रकार होते हैं, 10 नहीं होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन किसके आधार पर? रचना के आधार पर। पूछा क्या है? अर्थ। यह महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से नहीं देखा ना, आप 3 उत्तर भी करके आ जाएंगे, और ये करके सोच कर आओगे ये मेरा सही हो गया। बाद में पता चला अर्थ के आधार पर पूछा था। इसलिए जल्दबाजी नहीं करें, शीघ्रता नहीं करें, आराम से सोच विचार कर उत्तर दें। और अंतिम 5वां है, नाव में नदी है। ये क्या हो रहा है? उल्टा पुल्टा। इस वाक्य में किस वाक्य गुण का अभाव है? बहुत अच्छी बात, ऐसे भी पूछ सकता है। नाव में नदी है, कौन से गुण का अभाव? अभाव का मतलब कमी है, कौन सा गुण नहीं है? आकांक्षा, क्रम, योग्यता, आसक्ति। सीधा सा उत्तर है, सरल उत्तर है, क्रम, क्रमबद्धता। आया था ना क्रमबद्धता। अगर वाक्य में सारे शब्द हैं लेकिन गलत है, नाव में नदी नहीं होती है, नदी में नाव है, इसलिए क्रम सही नहीं है इनका, और इसलिए इसमें कौन से का भाव हो गया? इसी का भाव हो गया, क्रमबद्धता का भाव हो गया। उत्तर यह आएगा इसमें, नंबर 2। ठीक, आपने अपना खुद का भी परीक्षण कर लिया, जांच कर ली कि मैं कितना सही हूं, कितना समझ पा रहा हूं, कितना नहीं। और अधिक हम आगे देखेंगे, फिलहाल इन प्रकरणों को देख रहे हैं और समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। और ये प्रकरण भी थोड़े सरल हैं, जहां कठिनता का स्तर आएगा मैं रुक रुक करके आराम से आगे बढ़ूंगा, आपकी समझ में आए, ये ज्यादा आवश्यक है। ये लीजिए, ये इसलिए लिखा है ताकि आप समझें वाक्य का प्रकरण हमारा पूरा नहीं हुआ है, आगे वाली कक्षा में जारी रहेगा। जारी है वाक्य भेद उदाहरण। आगे वाले में देखेंगे, रचना के आधार पर हमने वाक्य के 3 भेद किए थे। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। उनके अनेक उदाहरण देखेंगे और उदाहरणों से हम और अधिक इन वाक्य का प्रकरण स्पष्ट करेंगे। हम चाहते हैं परीक्षा में जो भी सवाल पूछा जाए वो हमारा सही हो, गलत किसी भी स्थिति में नहीं हो। इसलिए इसी को 2 खंडों में बांट करके आज हमने थोड़ा सा वाक्य की परिभाषा, भेद कौन से हैं, क्या है, कौन कौन से नहीं है, इनको देखा है। आगे वाली क्लास में हम उनका थोड़ा विस्तार से और थोड़ी गहराई में जाकर के इस प्रकरण को देखेंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।